राष्ट्रपति मुर्मू पहुंची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। राष्ट्रपति का सीएम शिवराज सिंह ने किया स्वागत। राष्ट्रपति ने किया उत्कर्ष उन्मेष कार्यक्रम का शुभारंभ। बिहार के सभी सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक। चिराग और पारस सहित भाजपा के सभी को बुलावा। लोकसभा और राज्यसभा के 27 ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट का आदेश। ज्ञानवापी का एसआई सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। कहा न्याय के लिए सर्वे जरूरी है। $370 पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई जारी। कपिल सिब्बल की दलील, आर्टिकल 370 को छेड़ा नहीं जा सकता, ये संविधान में स्थायी। स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्थानीय लोगों ने घेरा। पानी की समस्या को लेकर लोगों में गुस्सा। हरियाणा हिंसा में 7 मौतें, 4 जिलों में पैरामिलिट्री रिजर्व बटालियन का हेडक्वार्टर नूह शिफ्ट। 4 जिलों में इंटरनेट में 3 घंटे की छूट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज हमीरपुर का दौरा है और कुछेछा के डिग्री कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। दौरे के चलते NH 34 पर भारी वाहनों को रोका गया है। NH 34 पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। आज हमीरपुर के दौरे पर पहुंच रही है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उनके आगमन को लेकर NH 34 पर लंबा जाम लग गया, क्योंकि कई जगहों पर उनकी फ्लीट को निकलने के लिए यहां पर ट्रैफिक को रोका गया था, जिसके चलते कई घंटों तक गाड़ियां जाम में फंसी रही हैं और कई किलोमीटर तक लंबा जाम यहां पर लग गया है। आम खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हमीरपुर के दौरे पर और उनके आगमन को लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी कई जगहों पर रूट जो है वो रोके गए थे और गाड़ियों को रोका गया था, जिसके चलते कई घंटों का लंबा जाम यहां पर लग गया और कई किलोमीटर तक यहां पर देखने को मिला है जाम। आम खबर आपको बता रहे हैं, NH 34 पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का हमीरपुर दौरा है, आम खबर आपको हम बता दें। और कुछेछा के डिग्री कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। दौरे के चलते NH 34 पर भारी वाहनों को रोका गया है। तो दौरे के चलते NH 34 पर भारी वाहनों को रोका गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आरएसएस कार्यालय की दीवार पर पेशाब करने से मना करने पर लोग उत्तेजित हो गए और उन्होंने 40 से 50 लोगों की भीड़ को बुला लिया। पेशाब करने के विरोध को लेकर वहां जबरदस्त हंगामा हो गया। पुलिस के आने पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में टाउन हॉल स्थित आरएसएस कार्यालय की दीवार पर कटिया टोला निवासी शशांक गुप्ता पेशाब कर रहे थे, जिस पर आरएसएस कार्यालय में मौजूद लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया और विरोध करने पर शशांक गुप्ता ने अपने परिवार के मुकेश गुप्ता, शिवांग गुप्ता को वहीं पर बुला लिया और इसके साथ ही 40 से 50 अन्य लोगों को बुलाकर भीड़ इकट्ठा कर दी और जमकर हंगामा काटने लगे। मौके पर मौजूद आरएसएस पदाधिकारियों के द्वारा पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। 2 कदम आगे बढ़ लो। थाना सदर बाजार में शहीद उद्यान के सामने आरएसएस कार्यालय की दीवार पर एक व्यक्ति जिसका नाम शशांक गुप्ता है द्वारा पेशाब करने पर संघ कार्यालय के व्यक्तियों द्वारा उनसे मना किया गया। इस पर शशांक गुप्ता द्वारा उनके साथ गाली गलौज की गई व शशांक गुप्ता के पक्ष के लोगों द्वारा आरएसएस कार्यालय पर आकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई। तुरंत मौके पर SP सिटी, CO सिटी व फोर्स ने जाकर स्थिति को नियंत्रित किया। इस मामले में तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ जो 3 लोग शशांक गुप्ता, हिमांश गुप्ता और महेश गुप्ता को अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी जो अन्य लोग हैं उनकी CCTV के आधार पर पहचान की जा रही है और अरेस्टिंग के लिए 4 टीमें लगाई गई है और मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है। और अगली बड़ी खबर आपको नूह मामले से जुड़ी बताते हैं, जहां पर नूह हिंसा मामले में अब तक 83 FIR दर्ज हो चुकी है। 165 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नूह से 139 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गुरुग्राम से 21, तो वहीं पलवल से 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। और यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यह एक्शन लिया गया है। 139 लोगों को अब तक गिरफ्तारी नूह मामले में हो चुकी है। नूह में हुई हिंसा को लेकर अब तक इतने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गुरुग्राम से 21, तो वहीं पलवल से 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह अहम खबर, नूह हिंसा मामले में अभी तक 83 FIR दर्ज होने की बात
सामने आई है। तो इस पूरे मामले में अब तक 83 एफआईआर दर्ज होने की बात कही गई। 165 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो 165 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। नूंह से 139 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और गुरुग्राम से 21 तो वहीं पलवल से 5 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है। अहम खबर आपको हम बता दें, नूंह हिंसा मामले में अब तक 83 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो इस पूरे मामले में अब तक 83 एफआईआर हुई हैं, जबकि 165 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कुल 165 लोगों की पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं नूंह से अगर बात करें तो 139 लोगों को खुद नूंह से ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि पलवल और गुरुग्राम से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम से कुल 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पलवल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नूंह हिंसा मामले में अब तक 83 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, 165 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नूंह से 139 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर बरवाला से आपको हम बताते हैं, जहां ब्रज मंडल यात्रा पर हुए हमले के विरोध को लेकर अहम खबर सामने आई है। हिंदू संगठनों ने शहर में प्रदर्शन किया। ब्राह्मण धर्मशाला में किया हनुमान चालीसा का पाठ और ब्राह्मण धर्मशाला से अग्रसेन चौक तक मार्च निकाला है। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। उपद्रवियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और बरवाला के एसडीएम का अग्रसेन चौक पर ज्ञापन सौंपे जाने की बात सामने आई है। ब्राह्मण धर्मशाला से अग्रसेन चौक तक मार्च निकाले जाने की बात कही गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है पलवल से, जहां पर पलवल में बाजार में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई है। दुकान में चूड़ी कॉस्मेटिक बेचने का काम होता है। रात 10 बजे के आसपास दुकान में आग लगी। पलवल से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगजनी घटना से भी जोड़कर देखी जा रही है घटना। तो रात 10 बजे के आसपास बताया जा रहा दुकान में आग लग गई। आगजनी की घटना को जिस तरीके से आपको बता दें कि घटनाएं हो रही हैं, उनसे भी जोड़कर देखा जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में बाजार में आग लग गई है। पलवल से यह खबर आपको हम बता रहे हैं। दुकान में चूड़ी कॉस्मेटिक बेचने का काम होता है। रात 10 बजे के आसपास दुकान में आग लग गई। तो यह जानकारी पलवल से बाजार में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की बात सामने आई है। और पंचकुला से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर शालीमार चौक पर कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति के घायल होने की बात सामने आई है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है। करीब 100 मीटर बाइक सवारों को घसीटते हुए ले गई कार। टक्कर के बाद डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ गई। नागरिक अस्पताल में डॉक्टर ने अमन को मृत घोषित कर दिया है। तो करीब 100 मीटर बाइक सवारों को घसीटते हुए कार लेकर चली गई। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और घायल की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है। तो ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और करीब 100 मीटर बाइक सवारों को घसीटते हुए ले गए हैं कार। तो करीब 100 मीटर तक बाइक सवारों को घसीटते हुए ले गई कार। टक्कर के बाद डिवाइडर पर चढ़ी गाड़ी। तो टक्कर के बाद डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ी और नागरिक अस्पताल की बात सामने आ रही है। बस हो गया देखो। उसको बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि भाई डेड हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ आप यहीं पर थे क्या? हरियाणा के नूंह मेवात में हुई हिंसा के बाद भले ही फरीदाबाद में पुलिस प्रशासन कितना भी मुस्तैद हो, बावजूद इसके फरीदाबाद में भी लोग अभी भी डरे हुए हैं। विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से हरियाणा में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर चलाने की मांग की है और साथ ही जिन लोगों ने ब्रजमंडल यात्रा हमला किया उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कि सुनियोजित तरीके से मुस्लिम पक्ष ने हमारे संगठन कार्यकर्ताओं पर बहुत बड़ा कुटाराघात किया है
और हम ज्ञापन के माध्यम से ये चाहते हैं कि पूरे नूह क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में बुलडोजर चलाए जाए और इनको तहस नहस करके और पूरी कार्रवाई की जाए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये हिंदू समाज की मजबूरी होगी, वो खुद खड़ा होगा बुलडोजर, ये हिंदू समाज एक दिन जाके वहाँ चलाएगा। अभी हमारे विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन और RWAs की तरफ से कुछ लोग जो नूह में ये घटना घटी है उसके विरोध में आज ज्ञापन देने आए हैं। उन सभी का ज्ञापन स्वीकार किया है और सरकार को भी भेज दिया जाएगा। जब से ये सामने चीज़ आई है मेवात की, तो तब से ही हम जो है यहाँ पे गश्त की जा रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि इस समय पर जो अफवाहें ख़ास तौर पे होती हैं जिस करके माहौल ख़राब होता है, तो उसके अंदर इसको अहमियत समझते हुए जब भी कोई मौके से बात आए तो वहाँ तुरंत पहुँचें। जो भी जैसी चीज़ हो उसको काबू करें। कोई ऐसी चीज़ हो जो आगे सीनियर अधिकारियों तक पहुँचाई जाए तो वहाँ पहुँचाई जाए। तो उसी के मद्देनज़र जो यहाँ पे पर्याप्त जो हमारी पुलिस फोर्स है, एक्स्ट्रा फोर्स में अवेलेबल कराई गई है। बाकी जो है कुछ गाड़ियाँ जो हैं हमारी जो डायल 112 हैं उनकी तरफ से भी जो हमें जो पहुँचाई गई हैं। और हमारी कोशिश यही है कि यहाँ पर जो भी है अमन शांति और कोई भी अफवाह ऐसी ना हो जिससे यहाँ पे माहौल ख़राब हो सके। हरियाणा राज्य परिवहन के हिसार डिपो की तरफ से बरवाला के बस अड्डे से सुबह 6:15 बजे से रोजाना दिल्ली जाने के लिए नई बस सेवा शुरू कर दी गई है। हल्का के विधायक जोगीराम सहाक ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इस मौके पर के न्यूज से बात करते हुए राज्य परिवहन हिसार के संस्थान प्रबंधक ने बताया है कि इस बस सेवा से इलाके के व्यापारियों को बड़ा लाभ होने वाला है। सुबह व्यापारी इस बस से दिल्ली जाकर आराम से अपने सभी काम निपटाकर शाम को बरवाला आ सकते हैं। वहीं यात्रियों ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। इस बस में आप किस पद पे हो? कंडक्टर पे पद पे आदि। तो ये बस आज शुरू की है, तो कैसा महसूस कर रहे हो? हाँ, बढ़िया महसूस कर रहे हैं। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सवारियों का। 6:15 चलेगी जी, दिल्ली लगभग 10 बजे पहुँच जाएगी जी। चले आप? ओम प्रकाश ड्राइवर पे। तो ये बस आज आप पहली बस की शुरुआत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी। कितने बजे बस जाएगी, कितने बजे? यहाँ से 6:15 बजे जाएगी जी और दिल्ली से 11:45 में वापसी चलेगी जी। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं यात्रियों को? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, बरवाड़ा के जो नज़दीक हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी ये और आने जाने के लिए आरामदायक और सुविधाजनक बस है। मैं संस्थान प्रबंधक हिसार हूँ और आज यानी बड़ी खुशी की बात है कि बरवाला से जो है दिल्ली की सीधी सेवा शुरू की गई है, जो लोगों की काफ़ी समय से डिमांड थी। यानी सुबह 6:15 बजे बरवाला से चैनत, बाटला, हाँसी से 7:15 बजे चलेगी, रोहतक, बहादुरगढ़ और दिल्ली जाएगी। यहाँ के काफ़ी जैसे व्यापारी हैं और जो दूसरी सवारियाँ हैं उनको सुविधा मिलेगी जी। दिल्ली से वापसी का क्या शेड्यूल रहेगा? 11:45 पर वापस दिल्ली से चलेगी ये, रोहतक, हाँसी और सीधी हिसार आएगी जी। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां पर बीते दिनों हुई हिंसा के बाद जिले में अब शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। जिले में अब तक कुल 16 अभियोग अंकित किए जा चुके हैं और 50 से भी अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न चिन्हित संदिग्ध स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा अमन, शांति, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही पुलिस सहायता व अन्य कोई भी आवश्यकता पड़ने पर डायल 112 पर कॉल करके सहायता प्राप्त की जा सकती है। फरीदाबाद संत नगर के लोग इन दिनों नरक जीवन जीने को मजबूर हैं। बता दें कि कई साल बीत गए लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ और लोगों के घर के दरवाजे पर सीवर का पानी जमा हुआ है, जिससे आम लोगों को वहां से निकलना और वहां रहना दूभर हो रहा है, जिसको लेकर वहां विधायक और बड़े आला अधिकारियों के लोग शिकायत लगा चुके हैं, पर उनकी किसी भी शिकायत का कोई भी समाधान नहीं हुआ। वहीं अगर बात करें कुछ उन्हें मिला है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। कुछ लोगों के घरों में तो सीवर का गंदा पानी घुस गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने अपना घर पलायन करने का भी निर्णय ले लिया है। ये मीठा पानी किसका है? मीठा पानी पाइपलाइन खोटी पड़ी है। क्या है? नगर है जी, इसमें जो है सीवर जाम पड़े हैं, पानी की कोई निकासी नहीं है। छोटे बच्चे
बड़े बुजुर्ग जो है सब परेशान है। रात को जो है निकलने बनने को भी जो है रास्ता नहीं है यहाँ पे, और न कोई नगर निगम सुनता है और ना ही कोई पार्षद यहाँ आता है न सुनता है। पानी घर में जा रहा है, कहा कि बच्चे गिरते हैं, बुजुर्ग हम जामे, कहीं दुकान पे जामे तो गिर जामे, किचन में कपड़ा है। किस चीज का पानी है और कब से ये भरा ये पानी सीवर का ही भर रहा है, सीवर जाम पड़े तब एक जना आ बेचारा 2 टैंकर ले जाएगा पानी के बाद छुट्टी, और क्या कुछ ना। तो पानी ऐसे भरा रहता है? ऐसा ही पानी भरा रहता है, 10 साल भर रहेगी पानी। शिकायतें आपने दी है कभी? बहुत शिकायत कर चुके। और देश की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में 8 साल की बच्ची के साथ रेप का एक मामला सामने आया है। लालबाग रेलवे पटरी के पास सुनसान जगह पर युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने टॉफी दिलाने के बहाने बच्ची को घर से बाहर बुलाया और सुनसान जगह पर ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया है। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये पीछे एक बच्ची का घर है। आज घटना हुई 12 बजे, 12:40 पे लड़की स्कूल से आती है। स्कूल से आने के बाद पीछे शौचालय जाती है। शौचालय से वो जैसे ही वापस आ रही होती है दुकान से चॉकलेट लेती है। एक लड़का उसको बहला फुसला के अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसका विरोध करती है तो उसको जबरन अंदर गलियों के रास्ते पीछे खाली पार्क में ले जाके उसके साथ बलात्कार किया। उसने गलत काम किया। लड़की नाबालिग थी। नाबालिग क्या, मात्र 8 साल की वो लड़की थी। उसने बहुत ही गलत काम किया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस आई और जैसा भी बताया जा रहा है सभी के द्वारा, उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़की जगजीवन राम हॉस्पिटल में एडमिट है। अगली खबर है रतलाम से, जहां पर जावरा को जिला घोषित करने के हेतु जन चेतना मंच जावरा, पिपलोदा, ताल आलोट एवं खाचरोद तहसील के पंच, सरपंच, जनपद पंचायत प्रतिनिधि, जिला पंचायत प्रतिनिधि, नगर परिषद पिपलोदा, बड़ावदा और पालिका परिषद व जावरा के पार्षदों के माध्यम से प्रस्ताव लेकर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के समक्ष अपना विधि सम्मत पक्ष प्रस्तुत करेगा। ये आज बड़ी संख्या में पत्रकारगण, अभिभाषकगण, पंच, सरपंच, जनपद के सदस्यों, प्रतिनिधियों ये जमावड़ा आया है। इनने आज जन चेतना मंच के माध्यम से एक ज्ञापन शासन को राज्यपाल महोदय के नाम प्रेषित करने के लिए मुझे दिया है, जिसमें जावरा को जिला बनाने की मांग की है इनके द्वारा। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये जानते हैं कि जावरा जिला बनना चाहिए। कहाँ क्या हुआ उससे हमें मतलब नहीं। हमारी मांग आज की नहीं, बरसों पुरानी मांग है। हम चाहते हैं जावरा जिला बने और जावरा जिला बनने के योग्य शहर है। जावरा में ताल, आलोट, रिंगनोद, डोडर, बड़ौदा, बरखेड़ा और ऐसी बड़ी बड़ी जगह हमारे साथ है और जहाँ के लोग हमारे साथ हैं और उनसे जिले के लिए जो संख्या का समूह, भौगोलिक स्थिति होना चाहिए, वो हमारे पास पूर्ण है और हम जिले के लायक हैं और जावरा जिला बन के रहेगा और हम सब उसके लिए प्रयासरत हैं। पंजाब की जेलों में ऑपरेशन सर्क के तहत चेकिंग की जा रही है और जिसके तहत गुरदासपुर की केंद्रीय जेल में विशेष तौर पर चेकिंग अभियान चलाया गया है और जिसकी अध्यक्षता एसएसपी गुरदासपुर दायमा हरीश कुमार व जेल सुपरिटेंडेंट नविंदर सिंह द्वारा की गई है। एसएसपी गुरदासपुर ने बताया कि इस चेकिंग अभियान में 200 के करीब मुलाजिम तैनात किए गए थे, जिन्होंने अलग अलग टीमें बनाकर केंद्रीय जेल की हर एक बैरक की बारीकी से चेकिंग की। जेल में बैरक की चेकिंग के दौरान अभी तक कोई भी ऐतराज योग्य वस्तु नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जेल में चेकिंग का मकसद कि कोई भी अपराधी जेल के अंदर बैठकर बाहर किसी तरह के क्राइम को अंजाम न दे सके। आज मानयोग डीजी सर ਦੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਤਰਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਐਸਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ गलत तरीके दे नाल अपने काम कर रहे हैं तो उन्होंने रोकने के लिए असी ये चैकिंग कर रहे हैं। ये साझा ऑपरेशन है जो कि जेल डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो मिलकर कर रही है। ये हले शुरू हुई है चैकिंग करना, तो जो भी कुछ एज़ पर सर्च जो भी चीज़ सामने आएगी वो जैसे दस देंगे प्रेस में।
और इस बीच वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वाराणसी से आम खबर आपको बताते हैं, जहां पर कल से एसआई सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल से एक बार फिर से एसआई का सर्वे शुरू हो जाएगा। डीएम की ओर से बिल्कुल साफ कर दिया गया है और डीएम ने कहा कि जो भी मदद चाहिए होगी वो हम मुहैया कराएंगे। ये बड़ी खबर सुबह ही जब यहां पर हाईकोर्ट की ओर से सर्वे को लेकर हरी झंडी मिली, इसके बाद अब स्थानीय डीएम की ओर से भी कह दिया गया है कि कल से सर्वे शुरू होगा। पहले से डिप्लोमेट प्लान बनाकर रखे हैं और एसआई के सर्वे एक बार फिर से कल से शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी समय की जानकारी नहीं मिली है। डीएम ने यह भी कह दिया है कि अब तक समय की जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन अब प्लान बनाकर रखा गया है और उसी के तहत अब सर्वे एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे को लेकर यह बड़ी खबर, सुरक्षा के लिहाज से तैयारी हमने पूरी कर ली है। डीएम की ओर से अहम बातें कही गई हैं। एसआई को जो भी सहयोग चाहिए उसके लिए प्रशासन तैयार है। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब ये सामने आ चुका है कि कल से ही एसआई सर्वे एक बार फिर से शुरू हो जाएगा और डीएम ने कह दिया है कि एसआई की टीम को जो भी मदद चाहिए होगी वो हम मुहैया कराएंगे। ये बड़ी जानकारी और फिलहाल अभी समय की जानकारी न होने की बात भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा कि पहले से डिप्लोमेट प्लान बनाकर रखें, उसी के तहत काम किया जाएगा। आपको बता दें कि एसआई सर्वे एक बार शुरू हुआ था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से, मस्जिद कमेटी की ओर से जो याचिका लगाई गई थी, इसके बाद इसे रोका गया था। एसआई के सर्वे के शुरू होते ही मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद कमेटी को ठीक वक्त मिलना चाहिए अपनी बात कहने के लिए, जिसके बाद उन्हें वक्त दिया गया। उनकी ओर से हाई कोर्ट पहुंचे गए थे और हाई कोर्ट से अब हिंदू पक्ष के हक में यह फैसला आया और अनुमति एसआई सर्वे को मिल गई। हाँ, वही मैंने बोला था, एएसए द्वारा कल से सर्वे शुरू कराने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगा। जिला प्रशासन के तरफ से उनको जो भी मदद चाहिए वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो डिटेल्स हमको उन्होंने शेयर नहीं किया। कल से शुरू होगा ये उन्होंने हमें लगभग कितने दिन तक सर्वे? टाइमिंग के बारे में उन्होंने बताया नहीं। हम जो भी टाइम हो तो उसके हिसाब से हम तैयारी पहले से ही हम लोग डिप्लॉयमेंट प्लान बना रखे हैं और इस संबंध में सीपी सर से भी डिस्कशन हुआ था। हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट से तैयारी पूरी है हमारी, क्योंकि माननीय न्यायालय का ऑर्डर है। न्यायालय के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वो एएसपी को प्रदान करें। तो आप सुन रहे थे वाराणसी के डीएम को, जिनकी ओर से साफ कह दिया गया है कि तैयारी हो चुकी है और जो भी जरूरतें होंगी वो हम मुहैया कर पाएंगे। देश की बात में एक और ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मिल जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। बाद आप सभी का स्वागत है। आगरा से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर जामा मस्जिद विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ा है। आगरा न्यायालय में वाद किया जाएगा दाखिल। योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ट्रस्ट के होगा वाद दायर और जामा मस्जिद की सीढ़ियों में श्री कृष्ण के विग्रह दबे होने का दावा होने की बात कही गई। पूर्व में कथावाचक देवकी नंदन ने भी दाखिल किया था वाद। तो पूर्व में कथावाचक देवकी नंदन की ओर से वाद दाखिल किया गया था और आगरा न्यायालय में वाद दाखिल किया जाएगा। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगरा से अहम खबर, योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ट्रस्ट होगा वाद दायर और जामा मस्जिद की सीढ़ियों में श्री कृष्ण के विग्रह दबे होने का दावा होने की बात कही गई। आगरा न्यायालय में वाद दाखिल किया जाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ट्रस्ट के द्वारा बताया जा रहा है वाद दाखिल किया जाएगा और जामा मस्जिद की सीढ़ियों में श्री कृष्ण के विग्रह दबे होने के दावे की बात कही गई है। हमने आज योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ट्रस्ट की तरफ से आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे जो प्रभु श्री कृष्ण के प्राण प्रतिष्ठित विग्रह दबे हैं उनको निकलवाने के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन में केस फाइल किया है। अच्छा। देवबंद से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर ज्ञानवापी प्रकरण पर देवबंद के उलेमा का बयान सामने आया है। अदालत पर पूरा भरोसा, सबूतों के आधार पर फैसला हो और ज्ञानवापी में सदियों से मुसलमान नमाज पढ़ते आ रहे हैं। मुफ्ती ने साफ कर दिया और ईमानदारी की बुनियाद पर मुस्लिमों के हक में फैसला होगा। तो अदालत पर पूरा भरोसा होने की बात कही गई है और कहा कि सबूतों के आधार पर ही फैसला हो और ज्ञानवापी में सदियों से मुसलमान नमाज पढ़ते आए हैं। मुफ्ती की ओर से अहम बातें कही गई हैं। तो यह आम खबर आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ईमानदारी की बुनियाद पर मुस्लिमों के हक में फैसला होगा। तो यह आम जानकारी देवबंद से आपको हम बता रहे हैं। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर देवबंद के उलेमा का बयान सामने आया है।
ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर देवबंद के उलेमा का बयान सामने आया। अदालत पर पूरा भरोसा होने की बात कही और ज्ञानवापी में सदियों से मुसलमान नमाज पढ़ते आ रहे हैं। मुफ्ती की ओर से साफ तौर पर कहा गया है और कहा कि ईमानदारी की बुनियाद पर मुस्लिमों के हक में फैसला होगा। तो यहाँ खबर देवबंद से आपको हम बता रहे हैं, ज्ञानवापी प्रकरण पर देवबंद के उलेमाओं को लेकर ये बड़ी खबर। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अदालत में है। मस्जिद कमेटी और मुस्लिम फैसला बोर्ड इसे देख रहा है। हमें उम्मीद है कि अदालत सबूतों की रोशनी में सही फैसले तक पहुंचेगी और मुल्क के अमन व अमान खुशहाली की हम तमन्ना करते हैं। तो वहाँ नमाज होती चली आ रही है, उसको आप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ में गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अमन व अमान को हम सब मिलकर इस मुल्क के अंदर भाईचारे को बढ़ावा दें, प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दें, अमन व शांति को बढ़ावा दें और कोई भी या किसी भी चीज़ पर ऐसा विवाद ना हो जिससे मुल्क का माहौल ख़राब हो, बल्कि तमाम ही ज़ात और मज़ाहिब के पेशवाओं को, धर्म गुरुओं को और हमारे राजनेताओं को चाहिए कि वो अमन शांति का संदेश दें, प्यार मोहब्बत का संदेश दें, अपनी अपनी कौमों को, अपने अपने लोगों को समझाएं और मुल्क की तरक्की में योगदान करें। बरेली से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर हेड कांस्टेबल नीरज चौधरी ने खुद को गोली मार ली है। शाही थाना क्षेत्र की दुनका चौकी पर तैनात था सिपाही और कांस्टेबल को एक गोली गर्दन तो वहीं दूसरी पेट में लगी है। निजी मेडिकल कॉलेज से हायर सेंटर दिल्ली के लिए रेफर किया गया है। ब्लीडिंग न रुकने से हालत गंभीर बनी हुई है और चौकी प्रभारी और कांस्टेबल पर आरोप लगे हैं। कांस्टेबल को एक गोली गर्दन तो वहीं दूसरी पेट में लगी है। चौकी प्रभारी पर अपमानित करने का आरोप है। नीरज चौधरी ने एक नोट भी वायरल किया है। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर ब्लीडिंग न रुकने से हालत गंभीर बनी हुई है। तो ब्लीडिंग न रुकने से हालत गंभीर बनी हुई है। चौकी प्रभारी और कांस्टेबल पर आरोप लगे होने की बात कही गई है। चौकी प्रभारी पर अपमानित करने का आरोप लगा और यहाँ हम खबर आपको बता दें, वहीं नीरज चौधरी ने एक नोट भी लिखा जो कि वायरल हुआ है और हेड कांस्टेबल नीरज चौधरी ने खुद को गोली मार ली है। बरेली से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर खुद को गोली मारे जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर मैनपुरी से आपको बताते हैं, जहां पर दीवारें तोड़कर घर में एक ट्रक जा घुसा। ट्रक दीवारें तोड़कर घर के दूसरे हिस्से से बाहर निकल गया है। क्षतिग्रस्त हिस्से में किसी के न होने से दुर्घटना टल गई है। ड्राइवर की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है। मैनपुरी सदर कोतवाली के नगला कड्डी का यह पूरा मामला बताया जाता है, जहां पर एक ट्रक एक घर में जा घुसा और एक हिस्से को तोड़ते हुए ये दूसरे हिस्से तक पहुंच गया। हालांकि उस हिस्से में कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। हालांकि ये ड्राइवर की हालत बताया जा रहा है खराब है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मैनपुरी से खबर, दीवारें तोड़कर घर में जा घुसा ट्रक। तो यहां हम खबर आपको हम बता रहे हैं और ड्राइवर की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज जारी है। आम खबर आपको बता दें, ट्रक दीवारें तोड़कर घर के दूसरे हिस्से से बाहर निकल गया है। तो ट्रक दीवारें तोड़कर घर के दूसरे हिस्से से बाहर निकल गया और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर क्षतिग्रस्त हिस्से में किसी के न होने से एक बड़ा हादसा टल गया है। मैनपुरी सदर कोतवाली का यह पूरा मामला है। दीवारें तोड़कर एक ट्रक घर में जा घुसा। मैनपुरी से खबर सामने आई है। वहीं तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक ट्रक घर के एक हिस्से को पार करते हुए दूसरे हिस्से तक पहुंच गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई मौजूद नहीं था उस हिस्से में, इसके चलते एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। हालांकि ड्राइवर की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। दीवार तोड़कर एक घर में ट्रक जा घुसा है। ये कल रात में 12 बजे करीब कुसमरा तरफ से आ रहा था रोड पे और नीचे अंदर आके 2 मकान तोड़ के अंदर आ गया। हम तो मैं आगरा में थे, सर्विस करते यूपीपी पुलिस में, तो वहाँ से मुझे सूचना मिली है कि आपके मकान में
ट्रक घुस गया है। तो क्या किसी प्रकार की कोई जनहानि भी हुई है? नहीं, जनहानि तो नहीं हुई है, मकान केवल टूटा है। जो वो अनुमानित कितना नुकसान हो गया होगा? अनुमानित करीब नुकसान तो करीब अनुमानित है 15 लाख का है। अगली खबर है मुरादाबाद से, जहां पर मुरादाबाद जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। जीआरपी ने बड़ी संख्या में किए मोबाइल बरामद। चोरी हुए 30 लाख रुपए के मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी संख्या में चोरी हुए मोबाइल बरामद किए जाने की बात सामने आई है। मुरादाबाद से आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जीआरपी ने बड़ी संख्या में मोबाइल बरामद कर लिया है। तो बड़ी संख्या में मोबाइल बरामद हुए हैं और चोरी हुए 30 लाख रुपए के मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर चोरी हुए 30 लाख रुपए के मोबाइल बरामद किए जाने की बात कही गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मुरादाबाद जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं इटावा से, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। भरतना के नगला हरी में मारपीट होने की बात कही गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भरतना पुलिस ने दबंग आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की है। तो भरतना पुलिस ने दबंग आरोपियों पर नहीं की कार्रवाई। नगला हरी में मारपीट की बात कही गई है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और भरतना पुलिस ने दबंग आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इटावा से खबर, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। तो इटावा से खबर आपको हम बता दें, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। भरतना के नगला हरी में मारपीट की बात सामने आई है। तो भरतना के नगला हरी में मारपीट की बात कही गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो हम जानकारी आपको बता दें, जहां पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भरतना पुलिस ने दबंग आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की है। इटावा से खबर, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। भरतना के नगला हरी में मारपीट की बात कही गई है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इटावा जिले में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। अमरोहा से खबर है, जहां पर हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी पर नाराजगी जताई है। आरोपियों के खिलाफ उठाई सख्त कार्रवाई की मांग। तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है और शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी पर नाराजगी जताई गई है। अमरोहा से खबर, हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने ज्ञापन सौंपा है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपे जाने की बात कही गई है। तो राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी पर नाराजगी भी जताई गई है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो यह आम जानकारी, जहां पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग किए जाने की बात कही गई है। अमरोहा से खबर, हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपे जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें और शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी पर नाराजगी जताई गई। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और अमरोहा से खबर, हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने ज्ञापन सौंपा है और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपे जाने की बात कही गई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी पर नाराजगी भी जताई गई है। तो शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी पर नाराजगी जताई, आरोपियों के खिलाफ उठाई सख्त कार्रवाई की मांग। और इस बीच कोरबा से एक अहम खबर सामने आ रही है। कोरबा से खबर का रुख कर लेते हैं। कटघोरा के तहसील कार्यालय में ईडी की छापेमारी हुई है। तो कटघोरा के तहसील कार्यालय में ईडी की छापेमारी, रजिस्ट्रार कार्यालय के दफ्तर पहुंची है ईडी की टीम। तो दफ्तर पहुंची ईडी की टीम, जरूरी दस्तावेज खंगाल रही है टीम। कोरबा से खबर आपको हम बता दें, ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। कोरबा से खबर, जहां पर कटघोरा के तहसील कार्यालय में ईडी की छापेमारी हुई है और रजिस्ट्रार कार्यालय के दफ्तर पहुंची है ईडी की टीम। तो रजिस्ट्रार कार्यालय के दफ्तर पहुंची ईडी की टीम।
5 सदस्यों की टीम पूरे मामले में जांच कर रही है। और अगली खबर आपको आगरा से बताते हैं, जहां पर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। जाली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। दुकानदार की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है और पुलिस ने 3 नटवर लाल को गिरफ्तार कर लिया है। तो आगरा से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आरोपी नकली नोट को चलाने का करते थे काम। पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तारी की है। 17,000 के जाली नोट भी बरामद कर लिए हैं। आरोपी हेमंत बताया जा रहा है। गैंग का सरगना थाना शाहगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तो थाना शाहगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर यह आम खबर सामने आई है। पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तारी की है। तो पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तारी की है। और ज्ञानवापी परिसर का एसआई सर्वे कराने को लेकर हाईकोर्ट से मंजूरी के बाद हिंदू पक्ष की वादिनी सीता साहू ने कहा कि आज का बहुत अहम फैसला आया है। यह हमारी नहीं, आपकी नहीं, बल्कि पूरे सनातनियों की जीत है। और ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी दीवार पर जो हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं, जो ये दिखाते हैं कि यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद का स्वरूप दिया गया है, जिनको ये मस्जिद बता रहे हैं। अब जब सर्वे होगा तो सच सामने आएगा। क्या कुछ कहा है, सुनाएंगे। अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। और जो सबसे केंद्र बात थी, कोर्ट ने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दे दिया है तो एएसआई को डिसबिलीव करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अंजुमन इंतजामिया के 2 आर्गुमेंट्स थे कि स्टेज पे सर्वे नहीं हो सकता है और ये एविडेंस लीड करने की एक्सरसाइज है। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया और जो मेरे जितने आर्गुमेंट्स थे कोर्ट ने उसको इन टोटो माना है। इसलिए हम ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। देखिए, आज का फैसला बहुत बड़ा अहम फैसला है। ये मेरी नहीं, आपकी नहीं, सारे सनातनियों की जीत है। तो मैं सभी सनातनियों को बधाई देना चाहूँगी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में जो हमारा महादेव का एक मंदिर है, जिसको बार बार मस्जिद का नाम दिया जाता है, वो इस वैज्ञानिक पद्धति के जांच से जो सत्य और छुपाए, हम लोग तो कह रहे हैं कि मंदिर है और अनगिनत सबूत है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही कहा, सत्य का साथ दिया। वहाँ पे त्रिशूल, घंटा, घड़ियाल और स्वास्तिक के चिन्ह, कनेवे के चिन्ह, अनगिनत चिन्ह है पश्चिमी दीवार पे बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में साइकिल से स्कूल में पढ़ाई करने जा रही 12वीं की छात्रा को दबंगों ने अगवा कर सामूहिक रेप की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद दबंग पीड़ित छात्रा को बेहोशी की हालत में सड़क पर फेंककर भाग गए। पुलिस ने छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मामूली धाराओं में, छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। पीड़ित छात्रा 5 दिनों से गंभीर हालत में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती है। मामला मीडिया के द्वारा प्रकाश में लाए जाने के बाद हरकत में आए इटावा एसएसपी के निर्देश पर छात्रा का मेडिकल करवाने के बाद सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। सैफई में एक लड़की स्कूल जा रही थी। उस समय कुछ लड़कों की छेड़खानी की मामला शिकायत शुरुआत में आई थी। प्रथम दृष्टया जो बताया जाता है, जो मेरे संज्ञान में लाया गया है, आप लोगों के माध्यम से भी लाया गया था। उस संबंध में अभियोग दर्ज कर लिया गया था और फिर लड़की का मेडिकल जो है और उसका 164 आईपीसी सीआरपीसी का जो बयान होता है वो अभी नहीं हो पाया था। आज उसको करा दिया गया है और जो लड़की ने बयान दिया है, विवेचक ने उसका अवलोकन आज कर लिया है। तदनुसार जो धारा थी उसमें वृद्धि कर दी गई है और एक जो मुख्य अभियुक्त था पुष्पेंद्र सिंह, वो गिरफ्तार भी हो गया है। बाकी जो लड़की ने जो नाम लिया है, अन्य अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा तथा इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों आई फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आई फ्लू, जिसे मेडिकल भाषा में कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, उसके मामले इन दिनों काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस की संख्या बढ़ी है और रोज ओपीडी में लगभग 25 से 30% मरीज आई फ्लू की शिकायत को लेकर पहुंच रहे हैं। लोकबंधु अस्पताल में रोज 100 से 150 की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं।
लगातार आई फ्लू के मरीजों में वृद्धि हुई है। लगभग 25 से 30% मरीज आई फ्लू के बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं बात की जाए तो हॉस्पिटल के ओपीडी में भी लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के लोक बंधु हॉस्पिटल में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी जी। उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं क्या है, किस तरह ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। सर, आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कितने मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, ओपीडी में कितने मरीज आ रहे हैं आपके? नमस्कार। देखिए, लोक बंधु अस्पताल में निश्चित रूप से पिछले दिनों की अपेक्षा कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू, जिसमें आँख लाल हो जा रही है, कीचड़ आते हैं और रेडनेस होता है, तो ये संख्या काफ़ी बढ़ गई है। 200-250 मरीज हमारे यहाँ ओपीडी में आते हैं जो आई में दिखाने आ रहे हैं। उसमें 70-80% मतलब 150 से 200 के लोगों में ये कंजक्टिवाइटिस के मरीज आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये वायरल डिजीज़ है और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। इसमें हम दवा जो है, डॉक्टर हमारे यहाँ सबको सतर्क कर दिया गया है। आई सर्जन जितने हमारे यहाँ 3 लोग हैं, तीनों लोग अपने ड्यूटी के हिसाब से 8 बजे से ही 2 बजे तक पूरे टाइम में सबको निपटाते हैं। चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि लगातार आई फ्लू के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, घरेलू उपचार ना करें। जैसे भी आंख में लाली, इस तरह के सिम्टम्स कुछ दिखाई दें, पास के हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों से परामर्श लेने के बाद ही इलाज करें। पवन तिवारी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। बस्ती जनपद में भीषण गर्मी का प्रकोप यह है कि यहां पर पानी की कमी की वजह से जमीनें तक फटी जा रही हैं और इंसानों की क्या स्थिति होगी इसका आप अंदाजा खुद ब खुद लगा सकते हैं। भीषण गर्मी में बस्ती जनपद के रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर यात्रियों के पीने के पानी का एक भी बूंद नहीं है और जिसके पास पैसा है वो तो खरीद कर पानी पी रहा है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वो ठंडे पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। गंदा पानी पीकर फिलहाल हो जा रहे हैं लोग। जिसके पास पैसे हैं वो खरीद के पानी पी रहा होगा। हमारे पास पैसा वैसे इतना नहीं, इसलिए गंदा पानी पी के अपना फिलहाल हो जा रहे हैं। अब कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? सिद्धार्थ नगर से आए, जाना हरियाणा। सारी दिक्कतों का सामना कर रहा है। सुबह से मैं यहाँ बैठा हूँ, 200 रुपये का पानी हम लोग पी चुके हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ये लगा हुआ है सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए लगा हुआ है। हम लोग 200 रुपये का पानी पी के बैठे हुए हैं। हम लोग को दूर जाना है। जितने भी यात्री यहाँ आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं की। 2-3-4 महीने से ये बंद पड़ा है सारा, 1, 2, 3 तीनों सब बंद पड़ा है। हम लोग को पानी खरीद के पीना पड़ता है। जो यात्री यहाँ आते हैं 200 का 300 का अपने प्यास बुझाने के लिए वो खरीद के पीते हैं। ये कोरोना जब से स्टार्ट हुआ तभी से बंद है। उसके बाद अभी तक ठेकेदार आए नहीं। ऊपर बता दिया गया अधिकारियों को, कार्रवाई चल रही है और ये भी पता चला कि जल्द से जल्द जो है उसको चालू किया जाए। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और लखनऊ से इस बीच एक अहम खबर आपको हम बताते हैं। तो लखनऊ से इस बीच एक अहम खबर सामने आई है, जहां पर लोक भवन के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। आईटी विभाग रेजा ने कई भ्रष्ट अधिकारियों का काला चिट्ठा निकाला है और कई भ्रष्ट आईएएस वन अधिकारियों का काला चिट्ठा भेजा गया। मजबूत सबूत समेत चीफ सेक्रेटरी डीएस मिश्रा को भेजा गया है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर मजबूत सबूत समेत चीफ सेक्रेटरी डीएस मिश्रा को भेजे जाने की बात सामने आई है और सीएस सैकड़ों पन्ने की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपेंगे और अत्यंत गंभीर ये मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लोक भवन से खबर है, सूत्रों के हवाले से सामने आई है। लोक भवन के सूत्रों से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आईटी विभाग ने कई भ्रष्ट अधिकारियों का काला चिट्ठा भेजा और कई भ्रष्ट आईएएस व अन्य अधिकारियों का काला चिट्ठा भेजे जाने की बात कही गई है। मजबूत सबूतों के साथ ही चीफ सेक्रेटरी डीएस मिश्रा को ये भेजे गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ में सलाहकार संपादक के पक्ष सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, सैकड़ों पन्ने की रिपोर्ट है जो भ्रष्ट अधिकारियों की है और अब मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, यानी कई लोगों पर गाज गिरने की तैयारी हो रही है सर। बिल्कुल गरिमा, एक आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। आईएएस अफसरों के इस घपले के मामले में इस बार मीरा यादव जब चीफ सेक्रेटरी मीरा यादव के जमाने जब इनको 11 अफसरों के भ्रष्ट अफसर
बनाया गया था और उनकी एक लिस्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई थी और कई मुख्यमंत्रियों को सौंपी गई थी। और इस तरह से पहले आईएएस ने ही आईएएस का काला चिट्ठा खोला था। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कई दशकों बाद, इनकम टैक्स विभाग ने कई अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों और कुछ आईपीएस अफसरों, कुछ हेड ऑफ डिपार्टमेंट की 100 से 150 पन्ने की चिट्ठी, 150 पन्ने का एक आरोप पत्र भेजा है, जिसमें सबूत भी मुख्य सचिव को दिए हैं और सारे सबूत को लगा के मुख्यमंत्री सौंपा। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों से जो मेरी जानकारी मिली है कि वो इस मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी इसका स्वयं अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने के बाद एक एक पॉइंट पे वो अपने गोपनीय अधिकारियों से बात करेंगे, जो उनके पक्ष के अधिकारी उनसे बात करेंगे, उसमें एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री को बना के भेजेंगे। तो अनुमान किया जाएगा अगले हफ्ते तक इस पे प्रस्ताव मुख्यमंत्री को चला जाएगा, मुख्यमंत्री की विस्तृत रिपोर्ट जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलती इन अधिकारियों पर कार्य करने की पूरी संभावना है। गरिमा, बिल्कुल, यानी हरी झंडी का इंतजार है और मुख्यमंत्री इस सब पर क्या कुछ एक्शन लेंगे वो भी देखना होगा। शुक्रिया आपका सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे थे जहाँ पर अत्यंत गंभीर ये मामला बताया जाता है और बताया जा रहा है कि अब ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पास भेजी जाएगी और जल्द ही नामों का खुलासा भी किया जाएगा। तो जल्द ही नामों का खुलासा भी हो जाएगा। और लोक भवन के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां 11,000 वॉट के तार का इस्तेमाल लोगों के घरों में बिजली सप्लाई के लिए किया जाता है। तो वहीं बस्ती से एक ऐसा वीडियो आया है जहां पर लोग 11,000 वॉट के हाई टेंशन तार पर कपड़े सुखा रहे हैं। कोई इस पर कपड़े सुखा रहा है तो कोई बिस्तर, जिसको देख लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। आपको बता दें कि कोई बड़ी कैजुअलिटी हो जाए कहा नहीं जा सकता। हालांकि अभी तक ऐसी घटना नहीं है, लेकिन अगर समय रहते लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो जरूर कोई ना कोई घटना घट सकती है। बीच से टूटा हुआ है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरी तरह से नीचे लटक गया है। बारिश की वजह से अगर वहाँ कोई टच भी करता है उसे लाइन मारने की बहुत बड़ी संभावना है। कई अधिकारियों से कहा भी गया, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उदरहा ब्लॉक के ग्राम परेवा में एलटी के तार के 2 पोल टूट गए हैं, जिससे कि विद्युत बंद है और उस पर जो है कपड़े जो है सुखाए जा रहे हैं। इसके बारे में मुझे कहना है कि संज्ञान कराते हुए अपने अधीनस्थों को आदि निर्देश दिया जाएगा और टूटे पोलों को जल्द ही जो है बदल करके उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। 3-4 सालों से टूटा हुआ है और तार लटक रहा है। जिम्मेदार लोगों से कहा गया लेकिन कोई सुनता ही नहीं और हादसा कभी भी हो सकता है तार लटकने की वजह से जान भी। अगली खबर है शाहजहांपुर से, जहां पर आरएसएस के कार्यालय पर हमला करते हुए आरएसएस महानगर प्रचारक और कार्यकर्ताओं को पीटा गया है। आरएसएस कार्यालय की दीवार पर टॉयलेट करने का विरोध करने पर बवाल हो गया। हमले की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे हैं। आरएसएस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात और पुलिस की मौजूदगी में आरएसएस महानगर प्रचारक को पीटने का आरोप लगने की बात कही गई है। थाने पर जमा हुए लोगों की भीड़। आरएसएस कार्यालय पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। थाना बाजार के टाउन हॉल स्थित आरएसएस कार्यालय की यह पूरी घटना बताई जा रही है। आज रात लगभग 10-10:15 बजे थाना सदर बाजार में शहीद पार्क के सामने केशव वन में चलने वाले जनसंघ के कार्यालय की दीवार पर एक व्यक्ति शशांक गुप्ता द्वारा पेशाब करने पर संघ के लोगों द्वारा उनको मना किया गया, जो वहाँ संघ के कुछ कार्यकर्ता थे। इस पर उसके साथ गाली गलौज की गई और फिर उसमें मारपीट उसके साथ की गई। बाद में शशांक के बच्चे कुछ लोग भी आ गए जिन्होंने मारपीट की और अंदर तक गए। इस संबंध में और इस तहरीर प्राप्त करके मुकदमा लिखा जा रहा है। जो संबंधित लोग हैं जिन्होंने ये कृत्य किया, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था और लड़ाई की समस्या नहीं है। और देश की बात में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।